ये सीटेट 2021 पेपर 1 का आपका प्रश्न है। तो इसको हल करने वाले हैं, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास में बने रहिएगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उनके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के जो है रोते नहीं हैं। तो यह किस चीज़ को, यानी इनके पिता का जो ये कथन है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है? तो बढ़ावा नहीं देता है, ना ही भेदभाव को कम करता है, ना ही चुनौती देता है, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर यहाँ से ठीक हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंक के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जब भी आ जाए लेवलिंग करना, तो उसको आप ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, और प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते, न ही अटल पाठ्यक्रम का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर सही हो जाता है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अर्थहीन नहीं होगी, ना ही अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, ना ही आपका जो है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, बल्कि जो इस टाइप का जो सिद्धांत है वो अधिगम के लिए पाठ या फिर ढांचा इसे बोलते हैं, या इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न ऐसे आते हैं। लेव वाइगोस्की, चमोर्स्की, आपका थांडाइक हो गए, आपका पियाजे हो गए, कोहलर हो गए, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न इन सबसे बनते हैं। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एंड तक प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि एंड में आपसे सही कथन पूछा है, गलत कथन पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रश्न में आपसे सही कथन पूछा जा रहा है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो परिवार होता है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक होता है। इसमें दोनों को बोल रहा है कि द्वितीयक कारक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक। द्वितीयक नहीं बल्कि आपके जो है परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। इसमें कह रहे हैं विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है, ना कि प्राथमिक कारक होता है। और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, पहला ही सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती हैं, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई विभिन्न दशाएं नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, एक आयाम नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएं होती हैं, बहुआयामी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुदशाएं होती है, ना कि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पे आपका 5 का जो है थर्ड आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत इस चीज़ पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, चाहे जीन पियाजे हो, चाहे स्किनर हो, थांडाइक हो, या फिर चॉमस्की हो, या कोहलबर्ग हो, या फिर आपके जो है एरिक एरिक्सन हो। इन सब से प्रश्न बनते हैं, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपका जो
टॉपिक है, इन सब का टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक वाइज आप चीज़ों को जब पढ़ लेंगे तो आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के कौन से चरण में ये आएगा? प्रथापूर्व चरण में या फिर प्रथागत चरण में या फिर आपका जो है उत्तर प्रथागत चरण में या फिर आपका अमूर्त संक्रियात्मक में। तो नैतिक विकास के ये किस चरण में आएगा? तो आपका जो है सेकंड आंसर यहाँ से हो जाएगा, प्रथागत हो जाएगा, यानी कन्वेंशनल लेवल में आता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डाट के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण पर या फिर गूढ़ारोपण पर या फिर अभिप्रेरणा पर या फिर आपका संतुलीकरण पर। आप जानते हैं वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है ये सांस्कृतिक उपकरण पर जोर देता है। तो यही आंसर आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या फिर आपका विकास समीपस्थित या फिर स्कीमाज। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास, जब भी संज्ञानात्मक संरचना की बात होगी वो आपका कहाँ से होता है? स्कीमाज में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर जो है फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा। विकास अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा। 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं। विकास का जो टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, क्लास बहुत जल्द हम इसको ला देंगे। विकास के संदर्भ में बस 2-4-10 पॉइंट विशेषताएं हैं, पढ़ लेंगे तो आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। समान नहीं होती है, विभिन्न होती है, अलग अलग होती है, असमान होती है। सेकंड कह रहा है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो जो घर में बच्चा सीखता है उसका क्या है ना, विद्यालय में ही केवल नहीं होता है। ये कह रहा है कि विकास जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। शैशवावस्था जन्म के टाइम पे और बाल्यावस्था किशोरावस्था के साथ साथ जो है विकास जो है जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। विकास आपका क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो क्या होता है? सांवेदिक मूर्त अमूर्त या फिर अमूर्त सांवेदिक मूर्त या फिर मूर्त अमूर्त सांवेदिक या फिर आपका जो है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो आप जानते हो जन्म से और किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका सेंसरी आता है, फिर आपका कंक्रीट आता है, फिर आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट आता है। तो यहाँ पे आपका पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो सीक्वेंस है वो सेंसरी, फिर आपका कंक्रीट, फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका पहला ठीक हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, वो है अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने के मानदंड पर, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। तो यही आंसर आपका, ना कि बाधा के रूप में, ना ही असफलता के रूप में, ना ही समूह बनाने के लिए, योग्यता के आधार पर वो भी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कक्षा में किस पर जोर देगा? प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य पर या फिर अभिभेदी समरूप निर्देश पर या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए अलगाव पर या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। तो प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के लिए नहीं, समावेशी की बात हो रही है ना। समावेशी कक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है। बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, ना ही उन्हें जो है सेग्रीगेट करेंगे या अलगाव करेंगे, ना ही उन्हें जो है अभिभेदी निर्देश देंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से चौथा सही हो जाएगा। पहले जिसको विकलांगता कहा जाता था अब दिव्यांग कहा जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा शब्द कौन सा होगा? ये चीज़ यहाँ से पूछा जा रहा है। मंदित छात्र बोलोगे, विकलांग छात्र ही बोलोगे, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिनका अशक्त शरीर है? तो सबसे अच्छा है आपका थर्ड, यानी जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, पहले विकलांगता कहा जाता था। तो यहाँ से आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल,
संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागम का इस्तेमाल व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रश्न का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता या बोधगम्यता है, या फिर आपका अपसारी चिंतन है, या फिर अति सक्रियता है, या फिर असतर्कता है। तो सृजनात्मकता का जो है, सृजनात्मकता की पहचान का जो प्रमुख लक्षण है वो आपका अपसारी चिंतन है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। सकारात्मक चीज़ें आप करेंगे, ना कि नकारात्मक। तो यहाँ पे 4th यहाँ पे गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि मानकीकृत आकलन करेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ना ही आप विविधता संबंधी कोई भी बातचीत होगी उसको आप टाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप विविध विन्यास के उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका 2nd सही हो जाता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन कर करके, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। डर की भावना पैदा नहीं कर सकते, ना ही आप अभ्यास पे बल देंगे, ना ही अटल प्रक्रिया यूज करेंगे, बल्कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके आप समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे 3rd सही हो जाएगा। व्यायाम रखा जा सकता है बच्चे को दंड दे करके, या फिर प्रवृत्ति उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके। आप याद करने के लिए चीज़ों को यंत्रवत प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही बहुत आसान कार्यों को जो है देंगे, ना ही बच्चों को दंड देंगे, सजा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका दूसरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति उन्मुखी लक्ष्य पर जोर दे करके आप बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर आपका 2nd सही हो जाएगा। कह रहा है कि जो शर्मिंदगी है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसमें कह रहा है कि संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका जो है शर्मिंदगी का हमारे संज्ञान पर नकारात्मक इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। शर्मिंदगी आपको कहीं से प्रेरित नहीं करती अधिगम के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका 2nd यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण नकल दोहराव। ये चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही यंत्रवत याद करना, ना ही बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका 2nd सही हो जाएगा। अध्यापन अधिगम के बीच सबसे जो प्रभावशाली माध्यम है वो संकल्पनाओं के बीच आप संबंध स्थापित करके चीज़ों को सही कर सकते हैं, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 2nd यहाँ पे सही हो जाएगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या फिर इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन का कार्य करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का हिस्सा होता है। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटि और कम त्रुटि वालों को आप अलग नहीं कर सकते, ना ही आप इसके लिए दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे, बल्कि आपका जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका 2nd सही हो जाएगा। नहीं होती है जब
सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत हो, या फिर वे आंतरिक रूप से प्रेरित हो, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बच्चों को सीखने में कठिनाई तब हो सकती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो। जब भी वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो सीखने में कठिनाई थोड़ी ना होगा, तभी और आसानी से चीज़ों को सीखेगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो और अच्छे से बच्चा सीखेगा, और जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तो भी अच्छे से सीखेगा। लेकिन जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस टाइप का प्रश्न थोड़ा ट्रेंडिंग में है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना हो, उच्च भय हो। उच्च भय नहीं होना चाहिए, निम्न उत्तेजना हो, उच्च भय। मैंने कहा ना कि उच्च भय चीज़ें नहीं होनी चाहिए, संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, तभी नहीं सही होगा। जबकि संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और अधिगम के लिए कोई भय चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका जो करेक्ट है वो आपका थर्ड यहाँ से सही हो जाएगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, या बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बच्चों का इसमें कह रहा है कि कोई भूमिका ही नहीं होती। बच्चे पूरी तरीके से वयस्कों पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं अधिगम संरचना में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ये आंसर आपका थर्ड ही यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त है, योग्यता सुधारी है या योग्यता अटल है, या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। बिल्कुल गलत है 4 ऑप्शन यहाँ पे। और ये कह रहा है कि योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रयासों से आप कोई चीज़ सीखोगे तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई, परिवर्तन तो हो गया ही ना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आपका जो सही है वो पहला है, यानी अधिगम सुधारी है। आप परिवर्तन कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ों को, अधिगम को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो है वो पहला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक जो समझ है उसकी बढ़ोतरी में सहायक होगा? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, या बार बार परीक्षा, या फिर अन्वेषक और संवाद। प्रतिस्पर्धा चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही आप टेक्स्ट बुक आधारित कोई चीज़ कर सकते हैं, ना ही आप बारंबार परीक्षा को बल देंगे, बल्कि जो है अन्वेषक और संवाद यानी बातचीत पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। चाइना स्वयं से बातचीत कर रही है, वह कार्य पर जिस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोस्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह जो व्यक्तिगत वाक्य है वो क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या फिर स्वनियमन, या फिर आत्मकेंद्रिता, या फिर मनोवैज्ञानिक विकार। तो कोई भी बच्चा जब भी कोई चीज़ जब भी खेल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो स्वयं से बातचीत कर रहा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन इसको बोला जाता है। एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का अगर प्रश्न बने तो उसका आंसर आपका यहाँ पे स्वनियमन यहाँ पे सही हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकता की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर योग्यता के आधार पर समूह में विभाजित करेंगे, बल्कि आप विद्यार्थी की ज़रूरत और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करके उनका मूल्यांकन करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे थर्ड सही है। और अगले सवाल में कह रहा है कि बच्चों के विकास के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, या फिर केवल पर्यावरण पर, या फिर ना ही आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका 4 ठीक हो जाएगा, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के पारस्परिकता पर बच्चे के विकास को व्यक्तिगत भिन्नता को जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है। पार्टिकुलर किसी एक के लिए बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो 30 सवाल थे, आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास में प्रश्नों को देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कमेंट करिएगा कि आपके जो सवाल हैं वो कितने सही हों, यानी 30 सवालों में आपके कितने बने, 28 27 जो भी बने, वो आप ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करिएगा।